नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड की जो हम बीएचनी की सीरीज को हमने स्टार्ट किया था, इसका आज हमारा रहने वाला है थर्ड लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, थर्ड लेक्चर में जो क्लास हमारी है आज तीसरी क्लास रहने वाली है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक जो शासनकाल था। ठीक है, ऐतिहासिक शासनकाल जिसमें हम कुलिंदों के बारे में आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले हैं आज हम कुलिंद राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी थी, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देख रहे होंगे। साथ में जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको पहली वीडियो में दिए थे कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, साथ में कैसे रिवीजन करना है चीज़ों का, तो आप कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए जीएस ऐसी चीज़ है, आप कितना भी पढ़ेंगे, देखिए कितना ही महानुभाव है जीएस में, वो ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया चीज़ याद होगी, नहीं। बार-बार जीएस जो है ना, बार-बार रिवीजन माँगती है। नंबर ऑफ टाइम आपको रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके जीएस कहीं न कहीं याद होती है। ठीक है, तब एग्ज़ाम जाके पेपर निकलते हैं। तो आज हमारा कुटिल राजवंश है, शॉर्ट में इसके नोट्स बनाना, साथ में 15 मिनट निकाल के देखिए आप जब नोट्स बनाएँगे ना, 1 पेज में नोट्स आ जाएँगे। उसके बाद 1 पेज को पढ़ने में आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो आप 24 घंटे में से 5 मिनट नहीं 10 मिनट निकाल सकते हैं वीडियो देखने के बाद। जैसे अभी मॉर्निंग में आपको वीडियो देख रहे हैं 10 बजे, तो आप इवनिंग में या कल सुबह एक बार उसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है? तो ये बेस्ट तरीका होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुनिंद राजवंश के बारे में। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, जो उत्तराखंड है आपका, तो उत्तराखंड में सब जो प्रथम राजनीतिक क्या प्रथम जो आपका राजनीतिक, ठीक है, प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, वो आपकी थी कुनिंद राजवंश थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अब कुनिंद यहाँ पे थे करके हमें जानकारी कैसे मिलती है? देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ना, जो कुनिंद मुद्राएं मिली हुई है, क्या मिली हुई है? जो कुनिंद यहाँ पे हमको मुद्राएं मिली हुई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मुद्राएं ही हमें बताती हैं कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कुनिंद राजवंश था करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे कुलिंद राजवंश से लेकर आदि गुरु संकाय तक के पूरे चीज को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए पहला है कुदिंद्र राजवंश उत्तराखंड की जो प्रथम राजशक्ति। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो क्वेश्चन पूछता है तो उत्तराखंड में स्थापित होने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, वहां पे कुनिंद बोल देगा, वहां पे आपकी कत्तूरी बोल देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन से हैं, कुनिंद रहने वाले हैं। अब हम राजधानी की बात करते हैं। देखिए ये जो नोट्स है ना, क्योंकि मैं एक कमेंट देखा था लास्ट सेकंड वीडियो में कि सर कुछ चीजें छूट रही हैं। देखिए आपके लिए जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये स्लाइड में सब चीजें नहीं आएंगी। आपको मैंने पहले कहा था आपके पास बुक भी होगी, तो आप बुक भी साथ में खोल के चलिए। आपको लग रहा है जहाँ पे चीजें मिस हुई हैं तो उनको एक बार पढ़ लो। बाकी यहाँ पे जो मेन मेन चीज बताई जाती है, ऐसा नहीं है अब कुछ छीट छूट रही है, अब एक एक चीज वर्ड तो मैं यहाँ पे क्या फायदा ही नहीं, फिर तो या आप बुक से पढ़ो। क्योंकि पीडीएफ जो होती है ना, पीपीटी आप जब बनाते हैं, पीडीएफ में क्या होता है, एक आपके पास ऊपर की चीजें होती है, एक आपके पास क्या ओवरव्यू होता है। ठीक है, तो वही आपके लिए। अब यहाँ मैं पूरी बुक होने को तो मैं यहाँ पे फोटो खींच के पूरा बुक करा, फायदा नहीं होता उसका, क्योंकि यहाँ पे जो पीपीटी बनाई जाती है ना, वो इंपॉर्टेंट चीजों बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। अब हम बात करें इनकी राजधानी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुलिंद राजवंश की राजधानी के बारे में, तो इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कालकूट। कहाँ थी? कालकूट थी। ठीक है, और दूसरी कहाँ थी? दूसरी थी आपकी शत्रुघ्न थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखना। कुलिंद की पहली राजधानी कहाँ पे थी? ये कलकूट थी। ठीक है, तो कलकूट याद रखना। और दूसरी जो थी वो कहाँ पर थी? वो आपकी शत्रुघ्न थी। ठीक है, और जो कुलिंद लोग थे ना, ये जो कुलिंद लोग थे आपके, ये लोग थे, ये क्या थे? ये शैव धर्मावलंबी थे। शैव धर्म को मानने वाले, शैव धर्मावलंबी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब इसी के साथ ही प्रमाणों की बात करें, एविडेंस के बारे में बात करते हैं, तो जानकारी का जो मुख्य स्रोत है ना, वो केवल इनकी मुद्राएं हैं। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कुनिंदों की जो मेन जो स्रोत कहाँ से मिलता है, हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो कुनिंद का हमको मुद्राएं मिली हुई अलग अलग जगह से आगे देखेंगे हम, तो वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, कुनिंद काल का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? वो हुआ अमोभूति हुआ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज और आएगी, जो ये कुनिंद लोग थे, ठीक है, ये क्या थे? ये मौर्यों के, ये क्या थे आपके? मौर्य के अधीन थे। मौर्य के अधीन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बारे में हमको कालसी लेख में भी कहीं ना कहीं इनके बारे में हमको मिलता है, इसे पता चलता है कि उत्तराखंड में जो ये कुलिंद थे ये मौर्य के अधीन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है यहाँ पे साहित्य उल्लेख के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो महाभारत है ना, इसमें कुलिंद को द्विज कहा गया है और वह द्विश्रेष्ठ भी इनको कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो महाभारत में ना कुलिंद को क्या कहा गया है? यहाँ पे द्विज कहा गया है। और साथ में कुलिंद नरेश जो थे उनको द्विश्रेष्ठ कहा गया है। कुलिंद के लोग जो हैं उनको द्विज कहा गया है। और जो राजा यहाँ पे जो क्या थे आपके, जो नरेश थे, नरेश, ठीक है, तो इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है द्विश्रेष्ठ कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और अष्टाध्यायी और टालमी के लेखों में भी वर्णन मिलता है किसका? कुलिंदों का यहाँ पे। ठीक है, अष्टाध्यायी में जो अष्टाध्यायी की बुक है वहां पर भी मिलता है, और टॉलमी के जो लेख है उसमें भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये टॉलमी कौन थे? ये एक विदेशी लेखक है। तो विदेशी लेखक जो है इनके द्वारा भी कुलिंद शासन का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब हम बात करेंगे महान मुद्रा साक्ष्य, कुलिंद के, कुषाण के और युद्धे के। पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे कुलिंदों के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको मिलते हैं अमोभूति प्रकार के, ठीक है। तो अमोभूति प्रकार के में जिसमें हमको रजत व ताम्र, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि जो कुलिंदों की जो हमें मुद्राएं मिली है वो किसकी हैं, वो रजत और ताम्र है, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो लिपि मिलती है ब्राह्मणी और खरुष्ट लिपि हमको देखने को मिलती है, और इनकी जो आकृति बनी हुई मुद्रा में ना, उसमें देवी, मृग, स्वास्तिक और नाग मिले। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। जो कुलिंद जो सिक्के हैं उसमें क्या देखने को मिलती है, तो हमको ये चीजें देखने को मिलती है। तो वहां पे हमको देवी की मूर्ति मिलती है सिक्कों में, मृग मिलता है, स्वास्तिक मिलता है और नाग देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा में 54 मुद्राएं, कत्रू घाटियां मिली हुई हैं, और यहाँ पे शिवदत्त हो गया, शिवपाली आदि राजाओं का नाम भी हमको यहाँ पे देखने को क्या है, देखने को मिलता है। और छत्रेश्वर प्रकार में केवल ब्राह्मण पिल भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे शिव भगवान की पूजा के रूप में भी हमको साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम जब कुलिंदों के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें आप ऐड भी कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसे ऐड कर क्या कर लेंगे, पहले तो यहाँ पे जो अल्मोड़ा में सिक्के हैं ना, वो कितने मिले हैं, वो 8 मिले हुए हैं, ठीक है। संभवतः 8 कुलिंद नरेशों मिले हैं, जिसमें से जो 8 वो कौन है, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेंगे, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। एक आपका शिवदत्त हो गया, एक आपका शिवपालित शिव हो गया, ठीक है, शिवपालित शिवदत्त हो गया। इसके बाद एक है आपका शिव रक्षित है, कौन सा है, शिव रक्षित है। एक आपका हरदत्त है, ठीक है। हरदत्त के बाद आपको एक मिलेगा विजयभूति मिलेगा, एक विजयभूति मिलेंगे, और विजयभूति के बाद एक मिलते हैं आपके आसेक मिलते हैं, एक आपके मगभद मिलते हैं, ठीक है, और एक आपके हरदत्त हो गया, हरदत्त में लिखा बताइए, एक आपके गौमित्र मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपके, सॉरी गौमित्र, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। मैंने बता ही दिया है अल्मोड़ा में जो 4 मुद्राएं मिली है, इसमें शिवपाली, हरदत्त, शिवदत्त और मगभद के हैं, और टोटल हम अगर आज की बात करें जो आन नरेशों के बारे में बात मिलती है अल्मोड़ा सिक्कों में, वो 8 आपके यही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब ये जो कुलिंद मुद्राएं हैं या कुलिंद शासक हैं, इनके बारे में हम कहाँ कहाँ से चीजें मिलती हैं, तो कुलिंद मुद्राएं हमको कहाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये भी आप आगे देखेंगे। बेसिकली थत्यूर जाती है, अट्ठारकाशी में है, देवढुंगा पुरोला में है, तो यहाँ से हमको जानकारी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कुलिंद मुद्राओं के बारे में, सॉरी कुषाण मुद्राओं के बारे में, ठीक है। बाकी जो बुक्स वगैरह उसको हम देखते हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अब कुषाण मुद्राओं के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कनिष्क के बारे में। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क चलाए, और क्वेश्चन पूछता भी है। देखिए अब जब एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते होंगे, तो वहां पर भी आपको चीजें मिलती हुई हैं, ठीक है, कुषाणों के बारे में, कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाण शासकों ने, और कुषाण शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्क है। और कनिष्क की राजधानी, देखिए वीडियो में क्वेश्चन पूछा था अभी, जो कनिष्क है इसकी राजधानी कहाँ थी, पेशावर, पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरी राजधानी कहाँ पे थी इनकी, मथुरा थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दोनों दिए थे, अब आयोग इसको क्या आंसर मानता है वो बात की बात है, देखने वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हुइस्क की बात करूंगा, तो हुइस्क के 44 स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती है, जो कि कहा है मोनी की रेती में देखने को मिलती है। वासुदेव द्वितीय की बात करूं, तो शिव व नंदी का चित्र देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक गोविसाण टीला जो है वहां पर भी इनके, जो गोविसाण टीला है ना, वहां पे आपको शिव व नंदी का चित्र देखने को मिलता है। यह है कहाँ पर, गोविसाण या काशीपुर के पर, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका युद्ध मुद्राओं की बात करेंगे, इस बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। तो जौनसार भाबर से प्राप्त 1936 में यहाँ पे त्रिमुद्रालेख वाले सिक्के मिले हुए, ये किसके हैं, युद्ध शासकों के माने जाते हैं। और इष्टदेव इनके सूलधारी कार्तिक को माना जाता है। गढ़ शासन प्रणाली यहाँ पे देखने को हमको मिलती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गुप्त काल के समकालीन स्थानीय राजवंशों के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे इंपोर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब गुप्त काल के बारे में हम अगर देखें, तो यहाँ पे युगसैल का गोत्री वंश देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें बाड़वाला जगतगाम में सीलवर्मन द्वारा अश्वमेध यज्ञ वेदिका का निर्माण किया गया था। ये हमको एविडेंस वहां पे मिलता है, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि जो युगसैल का गोत्री वंश था ना, युगसैल का गोत्री वंश जो था, तो इसमें जो गोत्री वंश है आपका, जो ये आपका गोत्री वंश है, ये जो है आपका, जो आपका कालसी प्रदेश है, ठीक है, आपका जो कालसी प्रदेश है उसके आसपास का राज्य हमको देखने को मिलता है, कौन सा, ये आपका गोत्रीय वंश युगसैल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके गोत्री वंश के जो शासक हुए, ठीक है, जो प्रतापी शासक कौन थे, वो थे आपके सील वर्मन। तो इंपॉर्टेंट है, सील वर्मन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कर्तपुर राज्य के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर कर्तपुर राज्य के बारे में देखते हैं, तो कुलिंदों द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और इनकी राजधानी थी कहाँ पे, कार्तिकेयपुर, और समुद्रगुप्त के अधीन थे, इनको ऐसा माना जाता है। तो गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त हुए, इनके अधीन किसको माना जाता है, कार्तिकेयपुर को माना जाता है। जैसे अभी आपने देखा कुलिंदों के बारे में हमने पढ़ा, किसके अधीन थे, वो आपके मौर्य के अधीन माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके कार्तिकेयपुर है, ठीक है, राजधानी जो कुलिंद शासक है, तो ये भी किसके हैं, ये माने जाते समुद्रगुप्त के अधीन माने जाते हैं, ठीक है। कुलूत वंश के बारे में देख लेते हैं, जो कांगड़ा कुल्लू घाटी हिमाचल के अंतर्गत है।
इनके प्रतापी शासक होते हैं प्रियस, वृत्ताकार मुद्रा इन्हें जारी की थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दी हुई है। मित्र वंश की बात करूं तो गोविसाण जो आपका काशीपुर में है, अभी काशीपुर गोविसाण कहते थे, और इनके जो वहां पे राजा थे वो थे मातृमित्र और पृथ्वी मित्र। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अब हम प्रमुख शिलालेख और उनके राजवंश यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नागवंश, काफी इंपॉर्टेंट है नागवंश के बारे में। तो उत्तराखंड में ना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो नागवंश है ये 6ठी और 7वीं सदी के आसपास का माना जाता है, और इनकी जो लिपि थी वो दक्षिण ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपके नागों की जो पुष्टि होती है ना, तो उत्तराखंड में नागों की पुष्टि वो गोपेश्वर में एक, ठीक है, तो गोपेश्वर में एक जगह है, वो है आपका, सॉरी, वहां पे एक त्रिशूल लेख मिला हुआ है। ठीक है, इस त्रिशूल लेख में ही हमको यहाँ पे क्या मिलती है, नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है, कि पुष्टि होती है कि हाँ उत्तराखंड में कहीं ना कहीं नागवंश ने शासन यहाँ पे किया था। ठीक है, और जो गोपेश्वर है यहाँ पे 4 राजाओं के नाम है। गोपेश्वर, सॉरी, जो आपके नागवंश है ना, इसमें 4, एक है आपका स्कंदनाग, एक है गणपति नाग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शक्तिशाली माना जाता है गणपति नाग, और इससे विष्णुनाग, एक है अंशुनाग। और यमुना घाटी में यदुओं का अंत किया था। ठीक है, यमुना घाटी से यदुओं का अंत किसने किया था, वो नागवंश के नाग शासकों ने यहाँ पे किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो इसलिए उत्तरकाशी में एक बाड़ाहाट जगह है। ठीक है, उत्तरकाशी में एक जो आपका बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेक है, बाड़ाहाट जो मतलब शक्ति स्तंभ लेक जो देखने को मिलता है, तो वहीं पे हमको नागवंश के बारे में जानकारी भी देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका यदुवंश के बारे में। देखिए इतनी चीजें मेन है, बाकी एडिशनल चीजें लिखी होंगी बुक में, बट मेन आपको ये याद रखना है, 6ठी शताब्दी में मिले थे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जानकारी मिलती है, और उसके बाद ये 4 राजा इनके थे, और ये सबसे शक्तिशाली कौन थे, गणपति नाग थे, और इनके द्वारा यमुना घाटी में यदुओं का अंत किया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम यदुवंश की बात करूं तो लाखामंडल शिलालेख के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे इसके, ये थे सैन वर्मन, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यह है आपके सैन वर्मन है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम, इनकी राजधानी कहां पर थी, इनकी राजधानी सीपुर में थी। राज, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको एमपी कर लेना। राजकुमारी ईश्वरा का, ठीक है, जो कि भास्कर वर्मन की पुत्री थी, का लेख हमको मिलता है कहाँ पे, ये मिलता है आपका लाखामंडल में देखने को मिलता है। और लाखामंडल में शिव का मंदिर का निर्माण और 11 पीढ़ियों के बाढ़ शासकों का उल्लेख भी देखने को मिलता है कहाँ पे, लाखामंडल में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीपुर का यदुवंश जो था ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये भी आपका 6ठी और 7वीं सदी के आसपास का है मानते हैं, और लाखामंडल आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से आपको मिले हुए हैं। ठीक है, और सैलवर्मन सबसे यहाँ का क्या था, शासक था, इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन के पश्चात उत्तराखंड का ऐतिहासिक संक्रमण के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है हर्षवर्धन के पश्चात, हर्ष के बाद यहाँ पे जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाएगा थानेश्वर का हर्षवर्धन। ठीक है, तो हेनसांग चीनी यात्री किसके टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। ठीक है, जो हर्षवर्धन है वो आपका चीनी यात्री जो था हेनसांग, इसी के टाइम पे आया था। ठीक है, और उत्तराखंड को पोलो हिमो पोलो इसने कहा, या ब्रह्मपुर कहा, और इसने उसकी जो परिधि मतलब कह सकते हैं कि जो माप बताई थी वो 20 ली क्या था बताई थी। ठीक है, और इनके कहा था कि यहाँ पे 5 बौद्ध विहार भी, ऐसे भी इनने बताया था। और 20 ली क्या है ना, जैसे हम लोग यहाँ हेक्टेयर में या स्क्वायर मीटर में चीजें नापते हैं ना, वैसे ही जो ली है ना, ये चाइना की एक क्या है, ऐसे मापन विधि है ली, तो इसलिए ये इनके द्वारा ही बताया गया कि इसकी जो परिधि है वो 20 ली के आसपास है करके। ठीक है, 647 में ईस्वी में विघटन होता है, हर्ष की मृत्यु के बाद मध्य हिमालय 3 भागों में टूट जाता है। तो हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पे जो मध्य हिमालय है वो 3 भागों में टूटता है, एक बनता है आपका शत्रुघ्न राज्य, दूसरा बनता है ब्रह्मपुर राज्य, तीसरा बनता है गोबिसाड़ राज्य। कहीं ना कहीं चीजें आपको सुनी हुई लग रही होंगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो शत्रुघ्न राज्य था ना, वो पूर्व में गंगा गंगा पश्चिम में यमुना नदी का जो एरिया था, ठीक है, तो इसके आसपास, तो ये वाला यहाँ से लेके ये वाला रीजन। इसके बाद ब्रह्मपुर राज्य की बात करूं, सबसे बड़ा था ब्रह्मपुर राज्य, जो कि सुवर्ण गोत्र देश या स्त्री राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। और इसका गोविसान सबको पता है, रामगंगा से शारदा नदी तक का, जो काशीपुर हो गया, जो पीलीभीत का क्षेत्र हो गया, जो अभी तराई रीजन है आपका, ठीक है, उधम सिंह नगर वाला, तो वो पूरा रीजन कह सकते हैं कि वो गोविसान था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में ना एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, अगर कहा जाता है कभी कि जो हर्षवर्धन था, तो इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो हर्षवर्धन का के एक मधुवन है, मधुवन, एवं दूसरा आपका एक पड़ता है बांसखेड़ा अभिलेख। क्या आपका बांसखेड़ा अभिलेख, तो बांसखेड़ा अभिलेख के थ्रू ही हमको पौरव वंश की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, पौरव वंश की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी में एक है इंपॉर्टेंट आपका बृहत संहिता के बारे में, बृहत संहिता के बारे में। ठीक है, जो ये बृहत संहिता है ना, की रचना किसने की थी, इसकी रचना की थी बराहमिहिर ने।
ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो बड़ा मीर आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पौरव राजवंश से तालिस्वर ताम्रपत्र के साक्ष्य जो मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए 1915 में अल्मोड़ा से प्राप्त संस्कृत भाषा व गुप्त ब्राह्मणी लिपि यहाँ से हमको मिली हुई है। इनके बारे में जो इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत भाषा, और लिपि क्या थी आपकी, गुप्त ब्राह्मणी लिपि थी। उपाधि इनको मिली थी यहाँ पे महाराजा धीराज परम भट्टारक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुल देवता माने जाते हैं इनके विदेश्वर, और राजधानी इनकी कहाँ पर थी, ब्रह्मपुर थी, ठीक है। तो ब्रह्मपुर इनकी राजधानी थी और नगरों में श्रेष्ठ इसको यहाँ पे माना जाता था, ठीक है। अब जो विष्णुवर्मन प्रथम है संस्थापक है यहाँ पे, इसके साथ ही अगला आते हैं वृषवर्मन, फिर अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और लास्ट में विष्णुवर्मन द्वितीय, इनके राजाओं का कालक्रम है संस्थापकों का, ठीक है। तो 1915 में अल्मोड़ा से प्राप्त संस्कृति आपको याद रखना है, महाराज की, इनके जो कुलदेवता थे यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, विनेश्वर स्वामी, और राजधानी ब्रह्मपुर नगरों में इसको श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पौरव प्रशासन पदाक्रम पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर ना वैसे थोड़ा पेचीदा है, आपको लग रहा होगा चीजें नहीं हो रही है, बट एक जो है इनको चीजें एक लिख लेंगे आप लोग, एक बार रिवाइज करेंगे ना, कहीं एग्जाम में फिर ऑप्शन मिलते हैं 4, तो आप इनको कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पौरव प्रशासन पदाक्रम के बारे में, ठीक है। तो राजा निवास, जो राजा जहाँ निवास करता था ना उसको क्या कहते थे, कोर्ट कहते थे। किला जो होता है, ठीक है, किला या कोर्ट, कोर्ट को ही किला कहा जाता है इस टाइप से ही, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लोहाघाट में भी एक कोर्ट वाराणसी का किला है, जो उसको कोर्ट मेहरा मतलब कोर्ट का किला भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब रहने का मतलब कोर्ट मतलब एक स्थानु कहा जाता है, कि सिंपल है याद रखना। तो राजा के निवास को कोर्ट कहते थे, राजपुत्र को राजकुमार कहते थे, और राजमात्य जो मंत्री होते थे ना उनको राजमात्य कहा जाता था, ठीक है। तो राजपुत्र राजकुमार से ही लग रहा है आपको, राजा का निवास स्थल कोर्ट कहते थे, और राजमात्य मंत्री होता था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनको यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है सैन्य में, तो एक है बलाध्यक्ष, जो ये सेनानायक होता था ना उसको बलाध्यक्ष होता था। जयनपति, पैदल सेना का प्रमुख जयनपति होता था। अगले थे अश्वपति और गजपति, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो पौरव सेना थी ना, सिंपल मैं क्लियर बताऊं आपको, जो पौरव वंश सेनाएं थी ना वो 3 भागों में बटी थी। कितनी में, 3 भागों में यहाँ पे ये बटी थी, ठीक है। तो इन 3 भागों में पहले जो एक पैदल सेना होती थी, ठीक है, जिसका मुखिया कौन था, जमनपति होता था। ये जो है ना जमनपति, वो पैदल सेना का प्रधान होता था, ठीक है, पैदल सेना का प्रमुख यहाँ पे लिखा हुआ है। एक आपके गजपति होते थे, गज से नाम लग रहा है हाथियों के जो होते होंगे। एक अश्वपति जो घोड़ों में होते हैं, ठीक है, तीनों याद रख लो। पैदल वाला जैनपति, उसके बाद अश्वपति जो घोड़े होते थे, और गजपति जो मतलब कह सकते हैं कि हाथियों के बेड़ा होता था, ठीक है। तो याद रख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्व और भूमि के बारे में बात करते हैं। तो भागिक जो था, एक क्या था, भूकर वसूलने वाला जो होता था उसको भागिक कहते थे। जो भूकर वसूलता होगा ना उसको क्या कहते होंगे यहाँ पे, क्या कहते थे, भागिक कहते थे। इसके बाद भौमिक, भूमिकर अधिकारी जो होता था उसको भौमिक कहते थे। देखिए भागिक भौमिक ये एग्जाम में ये फंसते हैं क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना वहां पे चीजें एक जैसी लगती है दोनों। तो याद रखना, भागिक जो कर वसूलेगा, भौगिक जो भूमि पर कर का अधिकारी होगा, ठीक है। अगला आता है आपका प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रतिहार जो जिसको कहते थे, क्या कहते हैं, महा अंगरक्षक। तो प्रतिहार कौन थे, महा अंगरक्षक होते थे। महादंडनायक उत्सव अधिकारी होता था, ठीक है। जो महादंड क्या था वो उत्सव अधिकारी होता था। और सुपकारपति, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सुपकारपति, इसको याद कैसे करो पता है, याद कराऊं आपको। देखिए सुपकारपति, आप सूप पीते हैं ना, सूप कहाँ बनाते हैं, आप किचन में बनाते हैं, तो प्रधान रसोईया कौन हो जाएगा आपका, सुपकारपति हो जाएगा। याद हो गया ना, आज से नहीं भूलेंगे आप लोग। जो सूप आप कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, सूप पीते हैं, तो जब तो सूप क्या होता है, प्रधान रसोईया होता था, ठीक है। आई होप चीज याद हो गई होगी। सूचना व गुप्तचर के बारे में बात करूं, पहला आपका संधि विग्रह। देखिए अब सबसे सिंपल हम किसी देश के संधि करते हैं ना, हम कहते हैं ना हमने उस देश का संधि, ऐसे याद रख लो। सगुले की संधि हुई थी किसके बीच में, दो देशों के बीच में हुई थी, भारत और नेपाल के बीच में हुई थी सगुले संधि। तो विदेश मंत्री, तो विदेश है ना, नेपाल क्या विदेश है, तो विदेश मंत्री कराएगा ना सगुले की संधि, मतलब एग्जाम समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे याद रखना। संधि कौन करवाएगा, विदेश मंत्री करवाएगा, बस ऐसे याद रख लो संधि विग्रह। अगला है द्विपरती या दिविकोट, ये एक लेखक होते थे। और कटुक क्या, गुप्तचर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जो कटुक होते हैं ना, गुप्तचर को क्या कहते थे, कटुक कहा जाता था यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब पौरव काल की कृषि एवं राजस्व प्रणाली हम देखे थे, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने पौरव काल की भूमि माप प्रणाली देखी होगी, द्रोण माप, कुल्या माप, खारी माप, ये क्या थे करके, ठीक है। तो आय का जो मुख्य स्रोत था वो भाग था किसका, पौरवों का। केदार क्या होती थी, केदार एक सिंचित भूमि थी, इरिगेटेड लैंड जो होता है ना वो यहाँ पे केदार भूमि थी। सारी भूमि क्या होती है, देखिए सिंपल याद कराऊं मैं, सारी क्या होता है, कहते हैं ना बहुत सारी हो गई है, मतलब हार्ड हो गई है जमीन, हार्ड हो गई है, मतलब वहां पे कुछ उग नहीं रहा है, बहुत हार्ड जमीन हो गई है, ठीक है। सारी हो गई, मतलब कुमाऊं गढ़वाली में सारी भी कहा जाता है, वैसे भी पहाड़ी में सारी कहते हैं। तो असिंचित भूमि जहाँ पे खेती नहीं होती थी, अनइरिगेटेड जो लैंड था ना, उसी को हम सारी कहते हैं, मतलब सारी जमीन हो गई है तो उसमें कुछ होगा नहीं। और केदार भूमि सिंचित भूमि, यहाँ पे अच्छी पैदावार होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 टाइप की क्या माप प्रणाली पढ़ेंगे।
पहला आपका आता है द्रोण के बारे में, द्रोणवाप, ठीक है। तो ये 16 नाली व 32 सैर के बराबर होता था, ठीक है। दूसरा आता है कुल्ल्यावाप, कुल्ल्यावाप जो था आपका 8 द्रोण व 256 सैर के बराबर होता था, और एक खारीवाप बराबर 20 द्रोण व 640 सेर होते थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा पूर्व काल में कौन कौन सी राज्य प्रणालियां थी, तो द्रोणवाप, कुल्ल्यावाप, खारीवाप, तीनों आपको याद रखने हैं, ये माप प्रणाली थी। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है एग्जाम में। अब कुछ लास्ट में एक स्लाइड है इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, उसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। देखिए, अब आदि गुरु शंकराचार्य आध्यात्मिकता एकीकरण के बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था ना 1788 ईस्वी में कलाड़ी केरल के चेर साम्राज्य में हुआ था, जहाँ पे देखिए साम्राज्य थे ना, जब आप पढ़ते होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपको चेर साम्राज्य देखने को मिलता होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। चोलों का, पांड्य, यहाँ पे पांड्यों का यहाँ शासन मिलता था, ठीक है, यहाँ पे चेरों का मिलता था, इस टाइप से आप देखते होंगे। तो इनके माता पिता का नाम शिवगुरु व सुभद्रा था। गुरु इनके गोविंदपाद स्वामी थे, अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्थापना की बात करूं तो शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की स्थापना करी गई, कहाँ कहाँ पे, एक ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, ये एक आपका पुरी जगन्नाथपुरी वाला, एक सिंगरेडी साउथ में, एक आपका द्वारिकाधीश गुजरात में, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो मेन 4 आपके कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 4 धाम है ना, वो यही है, ठीक है। उत्तराखंड के 4 धाम तो अलग है, आपकी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पर अगर पूरे भारत के अगर 4 हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपको एक द्वारका यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस कोने पे, यहाँ सिंगेरी, यहाँ पे वो मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरी देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिंगेरी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, बद्रीनाथ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। आवागमन की बात करूं तो कार्तिकेयपुर राजवंश व इष्टगण के समय उत्तराखंड में इनका आगमन हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश व इष्टगण के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य का क्या हुआ था, यहाँ पे आगमन हुआ था, और केदारनाथ में सबको पता है इनके बारे में आगे, ठीक है। महाप्रयाण की बात करूं तो देखिए 820 ईस्वी में 32 वर्ष की आयु में इनका देह त्याग हुआ, कहाँ पे, केदारनाथ में, ठीक है। इनके उस वजह से अभी केदारनाथ में जो इनकी एक काशी की प्रतिमा बनाई गई है ना, वो तभी बनाई गई है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है पलेठी का, पलेठी शिलालेख के बारे में, उसको बारे में एक लिख देते हैं, ठीक है। स्लाइड में लिखा नहीं है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। जो पलेठी शिलालेख है ना, ये देखने को मिलता है देवप्रयाग के आसपास, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको देवप्रयाग के आसपास देखने को मिलता है। ये क्या था, एक स्वतंत्र राजवंश का शासन यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। और देवप्रयाग की जो हिंडोला खाल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिंडोला खाल जगह है, ठीक है। तो वहां पे हिंडोला खाल में क्या है, एक पलेठी का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है, पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, कब का है, ये 7वीं व 8वीं सदी ईस्वी का मिलता है, ठीक है, 7वीं 8वीं सदी के बीच का देखने को मिलता है। और इस मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था, ठीक है, किसने बनाया था, तो कल्याण वर्मन ने इसको बनाया था, कल्याण वर्मन के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो इसको नोट कर लेना, एग्जाम में कहीं कहीं से बन सकता है, ठीक है। और इन्हीं जो शिलालेख है, जो ये पलेठी का शिलालेख है ना, यहीं पे आपको नरपति नरपति वर्मन का भी क्या मिलता है, नाम देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। बाकी हमने देख लिया गोबीसार के बारे में, हमने पूरा पता कर लिया है। जो आपका पीलीभीत वाला रीजन है, ठीक है, ये रामपुर रीजन है, रामपुर वाला रीजन पीलीभीत वाला है, वो पूरा गोबीसार में यहाँ पे आता था, ठीक है। रमगा से फिर के पूर्व में सात नदी जो है, सात नदी जो बहती है वहां टनकपुर तक, वहां तक पूरा अच्छे से बताया जाता है कि आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए शॉर्ट में क्या है, ये पूरा चैप्टर 25 टू 30 मिनट में हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों की चीजें यहाँ से रिवाइज भी हो रही होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बट ये सीरीज ये है कि आपका रिवीजन होगा। अब यहाँ से जो मेन मेन चीजें है ना, आप बुक्स में अगर बोरिंग लगता है, जब बहुत सी चीजें दी हुई हैं, तो यहाँ से आपको देखिए मेन मेन चीजें मिलती हैं, तो आप इसको नोट कर रहे होंगे, इससे क्या होगा, क्विक रिवीजन हो सकता है अच्छे से, ठीक है। देखिए पढ़ना तो पड़ता है, आपने अगर पॉलिटी एक बार आप कोई बुक पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है, बट उसको पढ़िए, क्योंकि वो आपको पूरी याद नहीं है। तो यहाँ से मेरा टारगेट यही था कि आपने ये बुक पढ़ी हुई है, नो डाउट पूरी पढ़ी है, फिर उसके बाद जब मैं ये चीजें बता रहा हूँ ना, तो इनको आप फिर से लिख रहे होंगे शॉर्ट नोट में, फिर इसको एक दो बार और पढ़ेंगे आप लोग अपने शॉर्ट नोट से, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें अपने आप याद होने लग जाएंगी, ठीक है। तो आए आपको चीजें पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।